सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह पूनिया जी का साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। करते हैं पूनिया जी का स्वागत, फिर चर्चा करेंगे खबरों के ऊपर। स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले बात ईरान से शुरू करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री जो काफ़ी लंबे समय से, जब से तकरीबन ये जंग छिड़ी है, एक तरीके से नज़रों में रहे हैं, हर खबर की चर्चा रहे हैं, अरागची, उनको हटाने की तैयारी में है ईरान। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्या उन्होंने अपनी जो ड्यूटी बनती है उसको पूरी तनदेही से नहीं किया, या फिर वो इनकम्पिटेंट रहे हैं, या कोई और कारण है उनको हटाने का, या उनसे भी पावरफुल कोई और व्यक्ति चाहिए जो इस सारे मामले को हैंडल कर सके? देखिए गुरप्रीत, जब से जंग शुरू हुई है उससे हम देख रहे हैं कि दो शक्तिशाली जो कैंप्स हैं वो हम ईरान की पॉलिटिक्स में लगातार डिस्कस कर रहे हैं। तो आईआरजीसी और एक हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल कैंप है जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल है पजिस्कियान, जिसमें विदेश मंत्री भी शामिल है और भी कई लोग शामिल हैं। अभी जी, हो ये रहा है कि लगातार अलग-अलग मीडिया आउटलेट्स में खबरें हैं, इज़राइल और अमेरिका के पक्ष के मीडिया में भी खबरें हैं, कुछ ईरान के मीडिया आउटलेट्स ने भी रिपोर्ट किया है कि जो सीनियर सांसद हैं ईरान के, वो अरागची से खुश नहीं हैं। उन्होंने ये यहाँ तक भी कहा है कि हम ज़रूरी सबूत जुटा रहे हैं ताकि अरागची को हटाया जा सके। जी, इज़राइल के जो इज़राइल समर्थित जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, वो तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि जो अभी ईरान के प्रमुख लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामेनेई, उनकी सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर मसूद पज़ेश्कियान जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी उनकी भूमिका को भी सीमित कर दिया गया है और इन सब मामलों में जो आईआरजीसी है वो फैसले लेगी। आईआरजीसी के कमांडर अहमद वाहिदी का नाम आगे आ रहा है। हालाँकि अहमद वाहिदी आपको ध्यान हो कि होम मिनिस्टर रह चुके हैं ईरान के 2021 से 24 तक। तो ख़ैर देखिए पल-पल में जो इज़राइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो घटनाक्रम हो रहा है, उसमें पल-पल की अलग-अलग अपडेट्स हैं। ईरान की जो पॉलिटिकल स्थिति है, देखिए अमेरिका को भी यही लग रहा था जब फरवरी में हमले किए गए कि जो ईरान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, वो भी एक अपना रोल प्ले करेगी। वहाँ के लोग ऑलरेडी ईरान के शासन से तंग हैं, लगातार वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की कमी हमें पता ही है, नौकरियों को लेकर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर वहाँ पर पहले भी लोग सड़कों पे उतरे हैं। तो अमेरिका को लग रहा था कि लोग सड़कों पे ईरान के खिलाफ उतरेंगे और गृह युद्ध जैसी जो स्थिति है वो पैदा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी जी, देखिए 3-4 महीने बीत चुके हैं, तो अलग-अलग 4 कह रहा हूँ बल्कि 6 महीने बीत चुके हैं क्योंकि हम 8वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। तो तकरीबन 5-6 महीने इस युद्ध के बीत चुके हैं। इसी बीच में ये एक नई डेवलपमेंट है कि अरागची को थोड़ा-सा सीमित किया जा रहा है। अब देखिए ये ऐसे दौर में हो रहा है जब अमेरिका अलग-अलग तरीके से सेंटकोम, डोनाल्ड ट्रंप अलग तरीके से ईरान के ऊपर दबाव डालना चाह रहा है। ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं चल रही। 10-12 दिन का लगातार एक दूसरे के ऊपर हमलों का दौर भी रहा। ख़ैर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि बातचीत का भी रास्ता खुला। हालाँकि बातचीत की ना जगह तय है, ना तारीख तय है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर दोनों मुल्कों की डिप्लोमेसी की में हो चुका है कि हाँ, बातचीत होगी, जगह और तारीख अभी तय नहीं हुई है। तो ख़ैर और दूसरी तरफ ईरान 24 घंटे की अगर बात कर लें तो ईरान दावा कर रहा है कि उन्होंने रिपर ड्रोन होर्मुज़ में मार गिराया है। सेंटकोम भी तरीके तलाश रहा है कि कैसे वो ईरान को लेकर नए विकल्प क्या हो सकते हैं जिससे उनके ऊपर दबाव बढ़े। जी। यमन के हुती विद्रोही भी सुर्खियों में हैं क्योंकि उनकी वजह से सऊदी के 6 सुपर टैंकरों ने रास्ते बदले हैं। वो बोबल मंदेब से जाने की बजाय उन्होंने लंबा रास्ता जो कि अफ्रीका वाला जो रास्ता है उसको लिया है। तो ख़ैर मतलब वेस्ट एशिया काफ़ी क्रूशियल स्थिति में खड़ा है और उस क्रूशियल स्थिति में ईरान में लीडरशिप की टसल्स वेस्टर्न मीडिया कह लो या इज़राइल समर्थित मीडिया कह लो थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन जो होम ग्राउंड मीडिया है, ईरान का मीडिया है, वो भी अरागची को लेकर कुछ-कुछ खबरें ब्रेक कर रहा है। तो उसमें ये ज़रूर आ रहा है कि अरागची की जो भूमिका है वो सीमित की जा सकती है। पज़ेश्कियान की जो भूमिका है वो थोड़ा सीमित की जा सकती है। जी। और इससे अगर हम आगे बढ़ें तो अभी भारत की खबरों के ऊपर चर्चा करते हैं। बात संसद की करें तो राम मंदिर को लेकर आज फिर से हंगामा छिड़ा रहा।
और उधर खड़गे बोल रहे हैं कि ईडी कहाँ है, जिसके जवाब में रिजिजू गड़ेयाल बता रहे हैं सारे विपक्ष को। क्या चल रहा है इस मामले में? क्या कुछ विपक्ष की मानी जाएगी या फिर सारे का सारा जो इस बार का सांसद का सत्र है, वो हंगामों में निकल जाएगा? हाँ, बिल्कुल आपने चिंता आपने सही ज़ाहिर की है कि क्या इस बार का भी जो मॉनसून सेशन है वो वॉश आउट हो जाएगा, क्योंकि वॉश आउट होने जैसी स्थिति लग रही है। वॉश आउट बिल्कुल। उसे कहा जाता है जब पार्लियामेंट ढंग से वर्क ना कर पाए और उसमें लगातार हंगामे रहें। तो ख़ैर देखिए, लोकसभा तो आज 19 मिनट चला, आपको थोड़ा सुन के हैरानी होगा। निर्मला सीतारमण ने एक टैक्सेशन से जुड़ा हुआ एक बिल पेश किया, उसपे उन्होंने, क्योंकि उनको अपना एक बिल पास करवाना था, वो बिल पास करवा लिया गया। राम मंदिर चोरी, चंदा चोरी को लेकर विपक्ष हंगामा कर ही रहा था। 19वें मिनट के बाद तुरंत जो स्पीकर थे उन्होंने लोकसभा को स्थगित कर दिया, और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने बाहर भी प्रदर्शन किया। राज्यसभा में 2 बार कार्रवाइयां हुई, लेकिन वो भी बहुत थोड़े-थोड़े समय से। एक बार तो 11 बजे के आसपास, आधा घंटे के भीतर-भीतर जो राज्यसभा थी उसको भंग कर मतलब राज्यसभा को स्थगित करना पड़ा, और ऐसे ही दोपहर 12 बजे के आसपास भी 20 मिनट ही चला, और उसके बाद फिर से कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। देखिए, कई मामले उठाए इसमें, विपक्ष के जो नेता हैं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने उन और जो संसदीय मंत्री हैं किरण रिजिजू बीजेपी के, उनके बीच में बहस भी छिड़ी राम मंदिर को जी। लेकर। राम मंदिर को लेकर ये कहा गया कि ट्रस्ट को जो 70 एकड़ जमीन से ज्यादा जमीन सौंपी गई, उसको लेकर जी। क्या है उसमें, ये बताया जा रहा है कि लाखों में जमीनें खरीदी गई और करोड़ों में बेच दी गई, और वो सब ट्रस्ट के मेंबर्स के रिश्तेदार वगैरह बताए जा रहे हैं, वो इशू आया। इसके अलावा आपने देखा कि चंदा चोरी का इशू आया, तो कई ऐसे ऐसे इशू रहे। हालांकि देखिए, जो अपोजिशन चंदा चोरी का इशू को जिस हिसाब से रेज कर रहा है, उसका असर भी दिख रहा है। आपको थोड़ा आज हैरानी होगी कि एक खबर और ब्रेक ब्रेक हुई, जैसे ये लोकसभा में राज्यसभा में जो कुछ हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी चंदा चोरी को लेकर, उसी बीच जी। में एक खबर ब्रेक होती है अयोध्या से। अयोध्या में आरएसएस के जो भैया जी जोशी हैं, आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, आप कह सकते हैं कि जो टॉप लीडरशिप है आरएसएस की, उसमें से एक भैया जी जोशी हैं, और वो राम मंदिर ट्रस्ट के संरक्षक के तौर पर थे, कन्वीनर के तौर पे, यानी कि वही एक हिसाब से देखते थे। उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा ट्रस्ट से। तो आप सोचिए कि जो अपोजिशन पार्टियां लोकसभा में राज्यसभा में जो शोर मचा रही हैं, तो उसके असर अलग अलग दिख रहे हैं। उससे पहले आपको पता होगा कि राम मंदिर ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी थे चंपत राय, उनको भी उनको हटना पड़ा था, और भी कई ऐसे लोग हैं जो इस मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आरएसएस की भूमिका सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में बताई जा रही थी, तो आरएसएस को एक जी। स्टेप पीछे हटना पड़ा है, भैया जी जोशी को इस्तीफा देना पड़ा है। देखिए, दिक्कत यही है कि मेरे को लगता है कि जो सारा मामला है ये नृपेंद्र मिश्र तक नहीं पहुंचेगा। नृपेंद्र मिश्र क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री के नेक्स्ट टू पीएम नृपेंद्र मिश्र को माना जाता है, तो वहां तक तो मामला नहीं पहुंचेगा। और सच्चाई ये है कि नृपेंद्र मिश्र तक पर्याप्त तार मौजूद हैं। राम जी। मंदिर के में जो घटनाक्रम हुआ है, कम से कम जवाबदेही तो तय हो ही सकती है। हम ये नहीं कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई चंदा चोरी कर लिया है, ये हम बिल्कुल दावा नहीं कर रहे, लेकिन एक जवाबदेही के तौर पर, क्योंकि उनसे जो जुड़े हुए चंपत राय को वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री संपर्क में रहते हैं, नृपेंद्र मिश्र से लगातार संपर्क में रहे, और तो वो लोग सीधे इन्वॉल्व हैं। वो ट्रस्ट के, आप देखिए कि चंपत राय तो सेक्रेटरी थे, आरएसएस के भैया जी जोशी वहां पर कन्वीनर थे राम मंदिर ट्रस्ट में। तो आप लोग जो नरेंद्र मोदी के नजदीकी लोग हैं, जो उनके मित्र लगा लो, वो सब तो राम मंदिर ट्रस्ट में इन्वॉल्व थे। तो कम से कम एक जवाबदेही तो हो कि भाई नरेंद्र मोदी के इतने करीबी व्यक्ति वहां पर मौजूद हैं, और फिर ये चंदा चोरी हो रहा है। ट्रस्ट में जमीन की गड़बड़ियों का मामला आ रहा है कि 20 लाख की जमीन खरीदी गई, बाद में ट्रस्ट को 2.5 करोड़ की बेच दी गई, वो ट्रस्ट के मेंबर्स के रिश्तेदार ही निकले। तो इतने बड़े लेवल पर जब चीजें आ रही हैं, 1200 ईंटों का जो जिक्र है, शिलाओं का, राम शिलाओं का जो जिक्र है, चरण पादुकाओं का जो जिक्र है, तो क्लैरिटी कोई नहीं आ रही है। एक बार के लिए तो सब कह दिया गया कि नहीं, कुछ 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 भी गलत नहीं हुआ, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। बाद में कुछ गिरफ्तारियां हुई, तो फिर बाद में मान भी लिया गया कि हाँ कुछ कुछ गड़बड़े हैं। तो क्लैरिटी कोई नहीं है। मतलब आज और मैं, आप दोनों, हम दावा नहीं कर सकते कि कितने करोड़ों की चोरी हुई है,
कितने बड़ा फ्रॉड है। हाँ, मतलब कुछ जैसे ज़मीन फ्रॉड के मामले तो कुछ तो सामने आए ही हैं, रजिस्ट्रियाँ वगैरह जो 15-15 मिनट के गैप पे जो रजिस्ट्रियाँ 15 मिनट पहले वही ज़मीन 20 लाख की खरीदी गई, 15 मिनट के बाद 2.5 करोड़ की बेच दी गई। ऐसे केस तो बहुत सारे निकल आए। चंदा चोरी की कुछ पैसे की रिकवरी भी हुई है, तो पैसे की रिकवरी के बारे में भी हम अपने प्रीवियस बुलेटिन्स में बात कर चुके हैं। तो देखिए कंप्लीट पिक्चर अभी भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि कंप्लीट पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत बड़े-बड़े जो धुरंधर हैं आरएसएस के, बीजेपी के, उनका नाम भी शामिल होता है। तो अभी छोटे लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये एक बड़ी विकेट है कि आरएसएस के भैया जी जोशी को रिज़ाइन करना पड़ गया है राम मंदिर ट्रस्ट के संरक्षक के पद से। जी। और इससे आगे बढ़े तो बात एयर इंडिया की करते हैं। एयर इंडिया में आज बहुत बड़ा हास्ता हादसा हुआ है इनकी एक फ्लाइट के साथ, 15 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोगों के तो कंधे, पैर पर गंभीर चोटें भी आई हैं। 3 मिनट तक ये फ्लाइट पलटियाँ खाती रही। क्या सारा मामला था? क्या गड़बड़ आई थी इस प्लेन में? देखिए फुकेट से दिल्ली ये फ्लाइट आ रही थी एयर इंडिया की A1 2379 इस फ्लाइट का नंबर है। तो थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली ट्रैवल कर रही थी, तो इंडिया से काफ़ी बड़े नंबर में, आपको पता है कि टूरिस्ट जाते हैं थाईलैंड के लिए। ख़ैर तो ये पायलट तकरीबन ये माना जा रहा है कि इस प्लेन में 134-135 के आस-पास लोग शामिल थे, 8-9 क्रू मेंबर थे और ये टर्बुलेंस में फँस गई तकरीबन मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पर के आस-पास ये स्थिति उपजी और 3 मिनट तक अल्टी-पल्टी टर्बुलेंस, आपको पता है कि टर्बुलेंस में जब फँस जाती है तो काफ़ी उसमें ऊपर-नीचे और जिसको हम कहते हैं पलटी खाना जिसको कहते हैं कि वैसी स्थिति बन जाती है। तो उसमें 15 लोग बड़े गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। आपने सही कहा है कि हालाँकि जान-माल का नुकसान नहीं है, जान किसी की नहीं गई है। 2-3 मिनट तक ये ज़ोर-ज़ोर से हिला है जो एयरक्राफ्ट था और तो 70 से 80% लोगों तक मामूली चोटें तो लगी हैं, पर मतलब जो जिसको कह सके कि हॉस्पिटलाइज़ कराया गया, वो तो 15 लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइज़ कराया गया। मतलब 135 में से 70-80% ऐसे हैं जिनको मामूली चोटें तो आई ही आई हैं, तो चोटें तो आई हैं और काफ़ी गंभीर स्थिति थी और जो वो एयरप्लेन है एयर इंडिया का, उसमें हम देख रहे थे, उसकी अंदर की विजुअल्स भी देख रहे थे, तो इंटीरियर भी टूटा हुआ था, क्रैश जो उसमें प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं, जो उसका कपबोर्ड वगैरह होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, लाइट वगैरह, वो सब टूटी हुई थी। तो समझ में आ रहा था कि लोग कैसे टकराए होंगे, तो बड़ी बुरी स्थिति थी। तो ख़ैर उसके बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और टर्बुलेंस में अचानक कई फीट नीचे आ जाता है प्लेन, एक बार फिर थोड़ा संभलता है, फिर नीचे गिरता है, तो ऐसे झटके खाता है बहुत सारे, बहुत बुरी स्थिति होती है। टर्बुलेंस मतलब हवा लगने वाले जो तेज़ झटके होते हैं, वैसी स्थिति बन जाती है। ख़ैर मौसम आपको पता ही है कि मानसून का स्थिति है, तेज हवा चलने पर या फिर बादल बरस रहे होते हैं या फिर बिजली लाइटनिंग हो रही होती है। कई बार ऐसी-ऐसी चीज़ें मतलब ये सब होता है। तो ख़ैर अच्छी बात ये रही कि किसी की कोई डेथ नहीं है। नहीं तो आपको पता है कि फ्लाइट सेफ्टी को एयर ट्रैफिक की सेफ्टी को लेकर दोबारा से इंडिया में कंसर्न खड़े होते हैं। जी, बिल्कुल, ये तो है। ख़ैर इससे आगे बढ़ें तो उधर केजरीवाल ने पीएम आवास तक मार्च निकाला है। ई20 को लेकर ये भी अपना थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों में भी मैं देख रहा था कि इन्होंने काफ़ी सारे बुद्धिजीवी लोगों को बुलाकर एक प्रोग्राम रखा था, उसमें मैं सुन रहा था वो कश्यप जिनकी गाड़ी खराब हुई है शायद शिक्षक हैं वो भी आए हुए थे, वो भी वहाँ पर बोल रहे थे। और कैसे देखें इस सारी सिचुएशन को? ये स्कोर सेट कर रहे हैं या फिर सच में कोई सीरियस लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री आवास पर आपको पता है पिछले दिनों जो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी वो पहुंच गए थे। उसके बाद से ही जो 1 किलोमीटर का घेरा है प्रधानमंत्री आवास के, उसको नो प्रोटेस्ट ज़ोन के तौर पर घोषित कर रखा है। 7 कल्याण मार्ग वो इलाका है और आज दिल्ली पुलिस भी लाउड स्पीकर्स में ये सब बोलते हुए दिखाई दी। अरविंद केजरीवाल चले थे फिरोज शाह रोड के ऊपर, उनको रोक लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। मनीष सिसोदिया वगैरह उनकी पार्टी के और तमाम बड़े नेता शामिल थे। रोक लिया गया, वो वहीं सड़क पर बैठ गए और उन्होंने अपने मीडिया के साथ जो इंटरेक्शन था वो किया। उन्होंने कहा कि 2 लाख सवा 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने उनको याचिकाएँ भेजी हैं, वो प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी हैं, तो वो प्रधानमंत्री तक पहुँचनी चाहिए, ये उन्होंने बात रखी। उन्होंने बेसिकली उनका जो माँग ये था कि जो अमेरिका से एथनॉल मंगवाकर देश में ई20 लागू किया जा रहा है, इससे लोगों की गाड़ियों को नुकसान हो रहा है। पीएम को अमेरिकी दबाव में नहीं आना चाहिए और ई20 जो पॉलिसी है उसको वापस लेना चाहिए।
तो खैर आप जैसे हम भी अपने बुलेटिन में डिस्कस कर चुके हैं। मैं खुद ऑटो जर्नलिस्ट रहा हूँ। मैंने आपको कई बार बताया होगा कि मैंने गाड़ियों के ऊपर, भारत की जो गाड़ियाँ उनके ऊपर ठीक-ठाक लंबे समय तक मैं लिखता रहा हूँ अखबारों में। जी, तो हम मेरी भी बहुत सारी कंपनी रेनो से मेरी बात हो रही थी, वोक्सवैगन से बात हो रही थी, स्कोडा से बात हो रही थी। तो बहुत सारी कंपनी के जो लोग हैं, बड़े-बड़े ओहदेदार हैं, वो ये बात मान रहे हैं कि 2023 से पहले वाली पेट्रोल की गाड़ियों में दिक्कतें आ रही हैं, फ्यूल पंप तक खराब हो रहे हैं। इंजन मतलब लॉन्ग टाइम 30, 40, 50 हज़ार किलोमीटर के बाद तो कई लाख गाड़ियों में इंजन की भी दिक्कतें हैं। तो खैर स्थिति बहुत खराब है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको सरकार कैसे लेगी। हाँ, उल्ट ज़रूर पड़ रही है। हालाँकि कंपनियों के जो ऑफ़िशियल्स हैं, कंपनियाँ हैं, उन्होंने अपने मुँह बंद कर लिए हैं। पिछले दिनों एक फ़ेमस केस भी हुआ था कि मध्य प्रदेश में एक हाइब्रिड गाड़ी थी, मारुति सुज़ुकी की, तो उसका इंजन खराब हो गया था। तो उसमें फिर जो कंज़्यूमर कोर्ट है, उन्होंने पूरी कीमत जो गाड़ी की है, वो कस्टमर को दिलवाई और 16 लाख के आस-पास जो रुपए हैं, वो मारुति को, उस कस्टमर को वापस देने पड़े थे। तो स्थिति मैं जैसे कह रहा हूँ कि 2023 से पहले की जो भी पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, उनमें दिक्कतें आ रही हैं। जैपनीज़ गाड़ियाँ हैं, उनमें थोड़ी कम है, यूरोपियन, जर्मन गाड़ियों में थोड़ी ज़्यादा है। जैपनीज़ में माइलेज ड्रॉप दिख रहा है, जैसे मैंने स्विफ्ट का आपको ज़िक्र किया, जो स्विफ्ट 20-22 का माइलेज पेट्रोल में देती रही है, वो आजकल 15-16 का पेट्रोल में माइलेज दे रही है। तो एक बड़ा अंतर है, कोई 10% माइलेज ड्रॉप बता रहा है, कोई 20% बता रहा है। लेकिन एक सर्वे भी मैं देख रहा था, उसमें 67% लोग ये मान रहे हैं कि ई20 का असर गाड़ियों के ऊपर पड़ रहा है। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो बिहार, बंगाल में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हुई है, बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड और बाकी जगह पूरे देश में क्या हाल है मौसम का? देखिए मौसम अलग-अलग जगह पे कह सकते हैं कि अपना रंग ले रहा है। बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत है बिहार और पश्चिम वेस्ट बंगाल में, 14 लोग घायल भी हुए हैं। और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स हैं बद्रीनाथ वगैरह के आस-पास, चमोली जिले में। हरियाणा में भी जैसे अम्बाला की मैं विजुअल्स देख रहा था, मेरे जो होम डिस्ट्रिक्ट है झज्जर, उसकी मैं तस्वीरें देख रहा था। पंजाब की भी बहुत सारी जगहों की तस्वीरें देख रहा था। जो सड़कें हैं वो आपको पता है इस मौसम में नहरें बन जाती हैं, नहर बन जाती हैं, पक्की नहरें, क्योंकि कंक्रीटाइज़ेशन हमारे इंडियन शहरों का इतना हुआ है कि वहाँ पर चारों तरफ ही कंक्रीट होता है, तो पानी को ऐसे पहले तो ये होता था कि ज़मीनें भी सोखती थी, तो कंक्रीट होता है तो जाएगा कहाँ? वो फिर ऐसे ट्रैवल ही करेगा। जो सीवेज सिस्टम है आपका वो बहुत बेकार है, वो ब्लॉक होके खड़े हो जाते हैं। फिर पानी सड़कों के ऊपर ऐसे घूमता रहता है, मतलब जैसे कोई कहें कि साँप नहीं घूम रहा होता है प्लेन फर्श पे, ऐसे पानी घूम रहा होता है। तो ख़ैर जी, हाँ, नहर जैसा सिनेरियो वो होता है, गाड़ियाँ बहुत सारी डूबती हैं, फ्लड लॉस के केसेज़ होते हैं। तो ख़ैर यही रहा मतलब ख़ैर मैं कह सकता हूँ कि अभी मानसून की ज़रूरी अल निनो का एक डर था। एक ये डर था कि अब की बार पर्याप्त बारिश होगी या नहीं होगी। तो ख़ैर वो कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे पानी पड़ रहा है, तो उससे ये तो कह सकते हैं कि हाँ कुछ चिंताएँ तो दूर हुई हैं। कम से कम अल निनो का जो एक बड़ा डर था कि सूखा ना पड़ जाए, और सूखे का असर बहुत सारी जगहों पे बहुत खतरनाक भी होता, तो वो स्थिति अभी नहीं लग रही है। अभी लग रहा है कि शायद जो ये मानसून जो अभी सावन के आखिरी जो सप्ताह है, आखिरी 2 दिन हैं, वो शायद पूर्ति करते हैं। भादव में भी उम्मीद है कि भादव में भी चीज़ें ठीक रहें। जी। और इससे आगे बढ़े तो बात डाबर ब्रांड की करते हैं। डाबर ब्रांड जो दावा करता है कि उसकी जो चीज़ें होती हैं वो 100% शुद्ध होती हैं। उस दावे की हवा निकल गई है। एफएसएसएआई ने उनके शुद्ध कहे जाने वाले शहद और घी समेत कई प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। देखिए, पतंजलि के साथ भी हुआ था, अब डाबर के साथ भी हो रहा है, और भी इंडियन ब्रांड्स के साथ लगभग होता ही रहता है। तो क्वालिटी को लेकर जैसे कुछ चीज़ें हैं जो एक तो अपने आप को ये बताते हैं कि हम आयुर्वेदा हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, वो बहुत सारे हमें पता है कि जब टेस्ट होते हैं तो उनमें हेवी मेटल्स निकल के आते हैं, टेस्ट फेल हो जाते हैं। तो ख़ैर ये बड़ी गंभीर स्थिति भी है इंडिया में कि आयुर्वेदा के नाम पे, ट्रेडिशनल ज्ञान के नाम पे कुछ भी बना के बेच दिया जाता है। वो उसमें जब लैब्स में जाते हैं तो सैंपल फेल भी होते हैं, बहुत सारा मामला है। ख़ैर पतंजलि ने भी वही किया था कि हम देश के ट्रेडिशनल नॉलेज को, पारंपरिक ज्ञान को इस्तेमाल करेंगे, शुद्ध गाय का घी,
शहद वो सब आपको पता है कि उनकी स्थिति क्या निकली थी। सेम डाबर के साथ हो रहा है। शहद का तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने शहद डाबर का एक बार खरीदा था, तो उसमें जिस हिसाब से कहा जाता है कि 100% असली है, तो मैंने पाया था कि उनका शहद असली नहीं था। जैसे हमारे वो कह रहे हैं कि हम ट्रेडिशनल ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं आप तक आयुर्वेदिक चीज़ें पहुँचाने में, प्योर चीज़ें पहुँचाने में, तो हमने भी ट्रेडिशनल ज्ञान का इस्तेमाल किया। हमें बचपन में हमारे बुजुर्गों ने सिखाया था कि शहद असली है या नकली, उसका टेस्ट करने के लिए आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें शहद की एक बूंद छोड़ दीजिए। अगर वो बूंद तेजी से नीचे जाके बैठ जाती है तो वो असली शहद है। अगर वो फैल जाती है, जैसे चीनी डिसॉल्वेबल होती है तो उसमें शुगर एडेड है। अगर वो डिसॉल्व होने लग जाती है, वो शहद की बूंद अगर एकदम से डिसॉल्व होने लग जाती है, तो फिर घर वाले कहते थे कि हाँ, इसमें शुगर मिला हुआ है। फिर ये तो उस डाबर के शहद के साथ मैंने ये करके देखा था, तो वो नकली मिला था। तो खैर, रियल का जो जूस होता है आपको पता है उसपे 100% लिखा होता है, 100% रियल जूस, लेकिन वो होता नहीं। उसमें आपको पता है एडिड प्रिजर्वेटिव भी होते हैं उसमें। कई जगह तो सिर्फ पल्प का जो कई जूसेस तो ऐसे हैं जिसमें पल्प ही होता है खाली। थोड़ा 20-30% पल्प डाला होता है, बाकी सारा वो उसमें रंग वगैरह और जो पानी होता है। खैर, तो स्थिति आपको पता ही है कि भारत में जो 100% असली चीजें कह के बेची जाती हैं, उनकी सच्चाई आपको और हमको भी पता है। खैर, ये एक ब्रांड की कहानी नहीं है, भारत में बिकने वाली बहुत सारी चीज़ों की कहानी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो है। और सनी देओल ने अपनी लेटेस्ट फ़िल्म बँटवारा 1947 की प्रमोशन के दौरान एक बयान दिया है, मीडिया में खासी चर्चा है। लेकिन इनका बयान दिया हुआ चल जाएगा? अ, देखिए, ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। हालाँकि देओल फैमिली ने ताउम्र ये कोशिश की है कि वो हमेशा राइट विंग दिखे, बीजेपी के नज़दीक दिखे, आरएसएस के नज़दीक दिखे। लेकिन उनसे एक उनके सा मतलब राइट विंग के मुताबिक एक गलत स्टेटमेंट निकली और उन्होंने उसको हंगामा बना दिया। ख़ैर, हमारे आपके मुताबिक तो गलत भी नहीं है, क्योंकि हम भी उसी चीज़ को मानते हैं। जैसे जो पार्टीशन हुआ पंजाब का, पाकिस्तान का, बंगाल का, जिसको भी आप कहेंगे, तो उसमें जिन कम्युनिटीज़ ने उस दर्द को झेला है, तो वो तो कम्युनिटीज़ उस पार्टीशन को गलत ही बताती हैं। पार्टीशन के ऊपर इनकी फ़िल्म थी बँटवारा 1947। उसी को लेकर उनसे एक सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि कुछ पाकिस्तान में शूट शूट हुआ आपके फ़िल्म का, तो आप क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ ऐसा लगा नहीं, दोनों देश पहले एक ही थे। जैसे पापा ने कहा कि मेरी माँ भारत है, तो मेरी मासी पाकिस्तान है, तो वो अच्छी तरह से समझते हैं। हम एक-दूसरे की तरह हैं। तो धर्मेंद्र देओल का ये स्टेटमेंट था पाकिस्तान को लेकर। खैर, तो कहीं न कहीं एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, टेक्निकली स्टेटमेंट सही है। क्या भारत और पाकिस्तान में कॉमनैलिटीज़ हैं? बिल्कुल हैं। साउथ एशिया में भी कॉमनैलिटीज़ हैं, मतलब उसमें अफ़गानिस्तान तक चले जाइए आप, इधर बांग्लादेश तक भी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। क्या कॉमनैलिटीज़ हैं? देखिए, ठीक है कि एक राजनैतिक सरहद है दोनों देशों के बीच में, पर आप मुझे बताइए गुरप्रीत, क्या हीर और रांझा हमारी साँझी नहीं है? क्या हीर बिल रांझा पाकिस्तान में नहीं गाया जाता? यहाँ पे भी गाया जाता है। भाषाएँ, बहुत बिल्कुल। सारी भाषाएँ मैं बता सकता हूँ। आपको पता है कि पंजाबी स्पीकिंग पीपल ज़्यादा हैं वहाँ पर, बल्कि पाकिस्तान में, यहाँ पे भी बोली जाती है। मैं पार्टीशन के कारण हरियाणा से बहुत सारे मुसलमान वहाँ गए। तकरीबन 2 मिलियन के आसपास हरियाणवी स्पीकिंग पॉपुलेशन पाकिस्तान में है आज के समय में। तो वो अपनी भाषा में जब शायरियाँ वगैरह करते हैं, तो हमारे तक भी पहुँचती हैं। मतलब इवन हरियाणा, इधर इधर के हरियाणा के लोग उधर के हरियाणवियों के, पाकिस्तान के हरियाणवियों का कंटेंट कंज़्यूम कर रहे होते हैं, और यहाँ के गानों को वहाँ के पंजाबी, वहाँ के हरियाणवी एन्जॉय कर रहे होते हैं। तो कॉमनैलिटीज़ बहुत सारी हैं। एक जैसा डील-डोल, खेल, कुश्ती और कबड्डी का आपको पता ही है। मतलब आज के समय में कोई मेरे से कहे कि आपके फ़ेवरेट खिलाड़ी कौन है? तो मैं बड़े आराम से कबड्डी में 2-3 नाम पाकिस्तान के गिनवा सकता हूँ, जो मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब जब बहुत यंग थे तो हम लाला को बहुत पसंद करते थे, जो वहाँ के कबड्डी खिलाड़ी थे। शहजाद डोगर को बहुत पसंद करते थे। अभी आपको पता है कि जो कंबोज है, जो स्टॉपर है, हालाँकि बुजुर्ग हो गए, उनके मूंछें हैं अभी भी, वो अभी भी खेलते हैं वैसे। उनको कितना पसंद किया जाता है यहाँ पे। जो राजपूत है वो लड़का, उसको बहुत पसंद किया जाता है इंडिया में। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इंडिया में पसंद किया जाता है। सिल्लू वगैरह को, या फिर पंजाब के बहुत सारे खिलाड़ियों को, जय दुल्ला हो, उनको पाकिस्तान में बहुत पसंद किया जाता है। दुल्ला को, दुल्ला बिल्कुल। बग्गा पिंड बहुत अच्छा रेडर है। तो खैर, कुश्ती में हमें पता है, मतलब मेरे तो ब्रदर की कुश्तियाँ पाकिस्तान के जो रेसलर्स होते हैं उनके साथ होती रही। दिल्ली में हमने बवाना गाँव पड़ता है, तो उसमें मेरे कज़न की कुश्ती हुई थी लाहौर केसरी सज्जाद के साथ।
तो वो कुश्ती हमने बड़े एंजॉय की थी। बाद में सज्जाद से हमारी मुलाकात भी हुई, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। तो बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं, अगर आप उसको बैठने देख जाएँगे, बैठने देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा कि हाँ, तो उसी परिप्रेक्ष्य में सनी देओल ने भी बयान दिया, लेकिन क्योंकि हिंदुत्व की भीड़ पाकिस्तान को एक दुश्मन के तौर पे हमेशा प्रोजेक्ट करती रहती है। और हालाँकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक बात और भी है, आपको बताऊँ कि आर्टिकल 19 का जो सेकंड जो पैरा, उसमें एक बात ये भी है, उसमें टोटल 8 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर कुछ चीज़ें हैं, उसमें 8 बातें लिखी, 8 पॉइंट्स हैं, उसमें 8 में से एक पॉइंट ये भी है कि अ, जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनके बारे में आप हेट्रेड नहीं फैलाएँगे। ठीक है? जी। तो वो तक बात भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे है, लेकिन आपको पता है कि हिंदुत्व की भीड़ तो हमेशा पाकिस्तान को विलन दिखा के पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा, और भारत में भावनाएँ भड़काती रहती हैं। तो ख़ैर ये मुझे हालाँकि सनी देओल से कोई विशेष लगाव नहीं है, मुझे कोई दुःख भी नहीं हो रहा है। उन्होंने जैसे बीज बोए हैं, जिस हिसाब से वो हमेशा राइट विंग पॉलिटिक्स के लिए बैटिंग करते रहे हैं, बीजेपी से उनके पिता सांसद रहे हैं, उनकी माता हालाँकि स्टेप मदर है, मतलब सौतेली माँ है, मथुरा से सांसद हैं, वो आपको पता ही है। हेमा मालिनी, तो वो परिवार खुद वो गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद रहे हैं। के लिए जी। हिंदी बेल्ट में वो हैंडपंप कंधे पे लेके फिरे, तो मुझे उनसे कोई ऐसा विशेष वो नहीं है, कोई सिम्पैथी नहीं है। जी, जी। और इससे आगे बढ़े तो सरकार ने मेटा ग्लोबल टीम को समन किया है। क्या कारण है इसका? देखिए, आपको पता हो कि कुछ दिन पहले तो नरेंद्र मोदी की एक फेसबुक पोस्ट थी, वो कुछ टाइम के लिए मेटा से थोड़ी-सी हट गई थी। 10 सेकंड के लिए, खुद थोड़े टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए। तो उसके ऊपर इन्होंने रोड़ा डाल दिया था। दूसरा, इंस्टाग्राम पे ना नाबालिगों के कुछ कंटेंट थे, ठीक है? वो ब ठीक नहीं थे, एडवर्टाइज़मेंट भी थी बहुत सारी। बीबीसी ने उस पे इन्वेस्टिगेशन की थी, उस पे इंस्टाग्राम से जवाब देते नहीं बन रहा था, खासकर इंस्टाग्राम एडवर्टाइज़मेंट से। ख़ैर, अभी आपको पता है कि जो सेक्रेटरी हैं इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के, और भी कई मिनिस्ट्रियों के, उन्होंने जब ये सेशन शुरू हुआ था, मानसून सेशन शुरू हुआ था, उस समय सारी ट्विटर, यूट्यूब, मेटा, सबके प्रतिनिधियों को बुलाया था, मीटिंग की थी। उसका एक रीज़न जेनज़ीज़ का प्रोटेस्ट भी था, उसमें जिस हिसाब से कंटेंट फैला। ये आंदोलन जो जेनज़ीज़ का था, उसको इंस्टाग्राम का आंदोलन कहा गया। इंस्टाग्राम पे ये आरोप लगे कि उन्होंने जेनज़ीज़ के कंटेंट को ज़्यादा पुश किया, उस आंदोलन के, और सरकार के खिलाफ किसी किस्म की साजिश की। तो उसी का बदला कहीं न कहीं भारतीय सरकार अब मेटा से ले रही है, इंस्टाग्राम से ले रही है, तो कुछ चीज़ों में वो घेर रही हैं। तो ख़ैर देखते हैं कि जो हालाँकि पहले वो जो जवाब उनके द्वारा दिए गए थे इंस्टाग्राम मेटा के द्वारा, उनसे वो संतुष्ट हो गए थे। अब उन्होंने दोबारा स्टेटमेंट दिया है कि हम इनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, कुछ उनकी चूड़ी टाइट करना कहते हैं उसको, वो की जा सकती हैं। टिकटॉक के साथ भारत में जो हो चुका हो, आपको पता है कि भारत में टिकटॉक बैन है, और वो सारा जो मामला है। तो ख़ैर बड़े पता नहीं क्या रहेगा, इंस्टाग्राम का फ्यूचर क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उनकी चूड़ी टाइट ज़रूर की जा रही है। जी, जी। इससे आगे बढ़े तो राहुल गांधी बोले हैं कि आरएसएस इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा है। ये कोई नई नई बात तो नहीं है? देखिए, उन्होंने आपको मैं बताऊँ तो कांग्रेस के पूर्व सांसद वाइको, उनकी किताब के विमोचन में वो शामिल थे, और वाइको की किताब के ऊपर बोलते हुए उन्होंने बात कही है कि आरएसएस देश का इतिहास बदल रहा है। आपको पता है कि एनसीईआरटी की किताबों में किस किस्म से जो महाराणा प्रताप और अकबर का जो हल्दी घाटी युद्ध है, उसको लेकर महाराणा प्रताप को हारा हुआ नहीं बताया जाता है, और बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम जिनके बारे में बात कर सकते हैं, किताबों में बदला गया है। तो ये तो स्पष्ट है कि आरएसएस आने के बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इवन ज्योग्राफी को चेंज करने की बहुत सारी बातें हैं। ज्योग्राफी सब एज़ ए सब्जेक्ट, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। भाषा को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। तो पढ़ाई-लिखाई जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, उसको तो तब्दील करने की आरएसएस कोशिश ही कर रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने बात तो ठीक उठाई है। पर ख़ैर वो कितने सीरियस हैं ये हमें पता नहीं, कि हमें कोई बहुत ऐसे दिलचस्पी लेकर कोई इन चीज़ों को उठाते हुए उन लोगों को नहीं देखा है। एक जनरली जब उनकी कोई अपनी सभा होती है, अपने लोगों का कोई इवेंट होता है, जब वो ज़रूर स्टेटमेंट, बयान वग़ैरह दे देते हैं। जी, जी। इससे आगे बढ़े तो हॉकी इंडिया अध्यक्ष ने मांग की है कि ये सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए कि किसने और कैसे भगवे रंग में कपड़ों को, जर्सी को रंगा है हॉकी हॉकी इंडिया की। देखिए, जो आपको पता है कि भारत में जो हॉकी की जो जर्सी रही है, वो नीले रंग की रही है, और वो आज से नहीं रही है, वो 1929 से रही है। तकरीबन 1928 से रही है। तकरीबन 98 साल का सफ़र रहा है कि जब भारत की जो जर्सी रही है हॉकी की, वो नीले रंग की रही है।
और अभी एकदम से भगवा रंग की कर दी गई। और ये भगवा रंग की भी तब की गई है जब आपको पता है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के रंग, विद्यालयों के रंग भगवे रंग में रंगे जा रहे हैं। तो लोगों को एक लगा कि हाँ, भगवा दिखाने के लिए सब किया गया है। तो खैर उसमें जो हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की साहब, उन्होंने जो महानिदेशक हैं उनके ऊपर सवाल खड़े करे। उनसे कमांडर आर के श्रीवास्तव से पूछा गया कि भाई ये कैसे हो गया? तो बहुत सारे जो साबका कप्तान रहे हैं हॉकी इंडिया के, हॉकी की इंडिया टीम के, चाहे पंजाब से प्रगट सिंह हो या फिर एक साउथ इंडिया के हैं, उनका मैं थोड़ा नाम स्किप कर रहा हूँ। उन्होंने भी ये बात पूछी थी कि भाई ये जर्सी का रंग क्यों क्यों बदला गया? तो खैर अभी तो कोई जवाब दिया नहीं गया है। इवन यहाँ तक मांग की गई है कि भाई आप ये प्रक्रिया बता दीजिए कि किसने डिमांड की थी कि भगवा रंग किया जाए या किसके इशारे पे हुआ? तो खैर उसकी जाँच की बात हो रही है। जी, जी। और आगे बढ़ें तो रांची में दिल्ली जैसा ही छात्रों का आंदोलन पिछले 10 दिनों से चल रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने बात नहीं की है कोई अभी तक। वहाँ पर देखिए प्रोटेस्ट का क्या कारण है मुख्य तौर पर? देखिए 3 सूबे हैं जो अब टारगेट पे दिख रहे हैं, तो झारखंड, दूसरा कर्नाटका और तीसरा पंजाब। झारखंड में आपको पता है कि हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, प्रियांक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र हैं, वो वहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखते हैं। और तीसरा हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी शिक्षा मंत्री को लेके उठ रहे हैं। तो नेशनल टीवी इस पे चला रहे हैं। हालाँकि पटना में भी आंदोलन हुआ, पटना में भी वाटर कैनन वगैरह जो स्टूडेंट थे वो सीएम हाउस की तरफ बढ़े और वहां पर वाटर कैनन छोड़ा गया, तो उन्होंने उसको रेन डांस में तब्दील किया। अभी दोबारा ये आज की घटना है, तो दिन की घटना है, पर वो उसको इतना कवरेज नहीं मिला जितना झारखंड को, कर्नाटका को मिला। कर्नाटका में तो प्रियांक खड़गे के एक बयान को ही गोदी मीडिया ने कुछ उल्टा पुल्टा बना के चला दिया था। ये चला दिया था कि प्रियांक खड़गे कह रहे कि अनशन करो, लाठी खाओ, फिर इस्तीफा दूंगा। प्रियांक खड़गे वही हैं जिन्होंने आरएसएस को लेकर एक लंबा विवाद खड़ा करे रखा। उन्होंने कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आरएसएस के कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे। उन्होंने आरएसएस के डॉक्यूमेंट भी मांगे थे, बहुत सारी चीजें उठाई थी। तो प्रियांक खड़गे भी आरएसएस और बीजेपी के निशाने पे हैं। तो वहाँ ये चीजें हो रही हैं। तो खैर मतलब जो केंद्रीय हुकूमत है उसके एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने के बाद कुछ हलचलें तो उनमें भी हैं। तो वो कांग्रेस की सरकार हो, हेमंत सोरेन की सरकार हो या पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, इनको भी वो किसी तरीके से, क्योंकि समस्याएं तो इन राज्यों में भी हैं, ये कोई केंद्रीय समस्या तो अकेली थी नहीं, समस्याएं तो राज्यों में भी हैं, तो उनको घेरने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। जी, जी। और उधर पंजाब योग भवन में ईडी की रेड हुई है, इसका क्या कारण है? संजीव अरोड़ा से जुड़े हुए मामले हैं। वो अभी आपको पता है कि जेल में है। इंटरिम जो जमानत के लिए उन्होंने याचिकाएं लगाई हैं, तो कई बार उनकी खारिज हो चुकी हैं। वही आईफोन वाला मामला, 100 करोड़ से अधिक की कीमतों के फोन बेचने का मामला है। 44,000 आईफोन की जो मामला है, उसी को दुबई एक्सपोर्ट, वही सारा कनेक्शन ढूंढा जा रहा है। पता नहीं, पर खैर ये तो उनका पर्सनल मामला था, तो पंजाब के उद्योग भवन में जाने का क्या मतलब था? तो उसका यही माना जा रहा है कि जो अफसरान हैं या फिर उससे पहले के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको लोग रहे हैं, उनको घेरने के लिए सब किया गया है। ईडी पंजाब में बहुत ज्यादा सक्रिय है। मैं इसलिए भी कह सकता हूँ कि मैं एजेंसियां कवर करता रहा हूँ, अभी भी मैं पंजाब की ईडी को थोड़ा सा क्लोजली देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगले 2-3 महीने उन्हीं के हाथ में खेल है। तो बतौर मतलब पॉलिटिकल रिपोर्टर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी एजेंसियां इस समय पंजाब में सक्रिय हैं। तो ईडी बहुत सक्रिय है और पंजाब के उद्योग भवन में इसलिए गई थी ताकि कौन कौन से उद्योगपतियों में क्या क्या दिक्कतें हैं, कौन-कौन से अफसरों ने क्या-क्या किया है, वो सब फाइलें वो हथिया सकें और बाद में फिर अपना तंत्र-संत्र जो भी हो रच सकें। लेकिन बहाना संजीव अरोड़ा का अपनाया गया। जी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।